क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन, ये बताइए मुझे कि बसेस में ट्रैवल करती हैं आप? नहीं करती। दिल्ली में महिलाओं को लेकर आपके दिमाग में क्या है कि भाई ये काम नहीं हो पा रहा, ये काम होना चाहिए, या फिर ये काम हो गया तो बहुत ही बढ़िया हुआ है, ये तो अच्छी चीज़ हो रही है? दिमाग में कौन कौन से मुद्दे हैं आपके साथ? एक्चुअली जब से मैं दिल्ली में हूँ, मैं 5 साल से दिल्ली में हूँ और मुझे स्पेशली बहुत सेफ़ लगा है और कुछ काम होने चाहिए। सो आई फील द मेट्रो, इसमें एक ही होती है ना, एक कोच होता है। एक कोच होता है, तो वो थोड़ा उनका नंबर इंक्रीज़ करना चाहिए। नाम बताइए। संदीप शर्मा। संदीप शर्मा। बात नहीं करना चाहता हूँ कुछ। अच्छा, मैं अभी पूछूंगा हाँ, एक-एक करके, बस, अभी एक-एक करके। ऐसे। संदीप जी कहाँ से? दिल्ली से? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से? जी। तो लखनऊ से अब दिल्ली आते हैं तो कितना अंतर पाते हैं? बहुत अंतर है। दिल्ली में तो मैं जब भी आता हूँ तो ये देखता हूँ कि कोई ना कोई नई चीज़ बनी हुई है, कोई नाम चेंज हो गया है। ये चीज़ लखनऊ में इतनी अभी वो नहीं है। हमारे यहाँ डेवलपमेंट बहुत अलग लेवल पर है। किस लेवल पे है? हमारे यहाँ डेवलपमेंट जो है, माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्होंने कुछ जगहों को तो एकदम स्वर्ग जैसा बना दिया है। लखनऊ की सड़कों को अब आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो लखनऊ की सड़कें गड्ढा मुक्त हैं। हम लोगों को लखनऊ में रहते हुए मतलब अपने मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर बहुत गर्व महसूस होता है कि हम ऐसी राजधानी में रहते हैं प्रदेश की, जो बहुत अच्छा है। अब ज़रा 2024 के चुनाव पे आते हैं। जी एक तरफ बीजेपी, जी जिसने लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें अर्जित करी यूपी के अंदर, और उसी के बेस पर कहते हैं कि हम सरकार अगर बनानी है तो यूपी को जीतना ही पड़ेगा। इस बार के 24 के चुनाव में आपको लगता है कि शायद कुछ उलट पलट हो सकता है? ईडी सीबीआई का जाल है, बातें हैं, विपक्ष कह रहा है कि बार बार डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उससे असर पड़ने वाला है? देखिए, चीज़ें ये हैं कि व्यक्ति विशेष, ये जो विपक्ष है वो ये बात तो ज़रूर कह सकता है कि हमें ईडी का प्रेशर है या सीबीआई का प्रेशर है। अगर कोई व्यक्ति गलत नहीं है तो मेरा ये मानना है कि चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोई भी संस्था हो, वो आपका नुकसान नहीं कर पाएगी। और ये एक स्वतंत्र संस्थाएं हैं जिनके ऊपर किसी का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलती है। मैं खुद एक अधिवक्ता हूं तो मैं इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता हूं, और मैं आपको निश्चित रूप से आपके टेलीविज़न के माध्यम से ये कह सकता हूं कि हमारा अगर पिछली बार 70 सीटें आई थी, मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको, तो इस बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा किए गए कार्यों के दृष्टिगत रखते हुए इस बार 78 सीटें आपको यूपी से मिलेंगी 80 में से। लोग कहते हैं कि दिल्ली और यूपी में अंतर क्या है? यूपी में बिजली बहुत महंगी है, दिल्ली में तो बिजली फ्री है। यूपी में जो है वो बसेस में महिलाओं जो है का टिकट फ्री नहीं है, यहाँ तो फ्री है। तो ये तमाम जो कंपैरिजन है, ये लोग आप दिमाग में चलाते हैं जब आप दिल्ली आते हैं और सोचते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए? हम लोक लुभावन चीज़ों को ध्यान में न रखते हुए हम प्रदेश के विकास और हमारे जो देश के नागरिक हैं, हमारे जो देश के सैनिक हैं, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं इस सरकार ने नई मुहैया कराई हैं, लोगों को क्या क्या नई सुविधाएं मुहैया हुई हैं, एक आम नागरिक होते हुए उसको आपको क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए वो आपको मिल रही हैं। मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है, जबकि बजाय इसके कि आपको विद्युत फ्री हो जाए, आपको पानी फ्री हो जाए। इससे आप एक व्यक्ति विशेष को आप निकम्मा बना रहे हैं, ना कि उसको आप स्वरोजगार की तरफ आगे भेजते हुए ये चाहते हैं कि वो आगे कुछ अपने दम पे। संतुष्ट हैं इनकी बातों से आप? जी, इनके बातों से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि जहाँ तक इनका मानना है सेना पे भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब तक कोई कमाएगा नहीं, हर कोई आज के डेट में कमा रहा है, वो पानी के लिए नहीं कमा रहा है। उसको पानी अगर सरकार दे देती है तो ऐसा नहीं कि उसका जीवन पानी से ही चल जाएगा। अगर हाँ सरकार दे रही है तो A to Z उनका पूरा इलाज मुफ्त, 25 लाख तक का बीमा होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं, पिछली बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव आया, उत्तर प्रदेश के अंदर राशन फ्री करा दिया जाता है। ऐसा क्यों? वही मापदंड होने चाहिए। अगर विपक्ष दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी अगर शिक्षा और बस का किराया, महिलाओं के लिए राशन, बिजली मुफ्त कराते हैं, तो उत्तर प्रदेश के मैनिफेस्टो चुनाव में ये था कि हम 150 यूनिट तक बिजली फ्री कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मैनिफेस्टो था चुनाव का, जो चुनाव घोषणा पत्र था, उसमें यही वादा था। और जब राजस्थान के अंदर चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं हम 400 का सिलेंडर देंगे। वहीं सटे हुए उत्तर प्रदेश का मथुरा वहाँ सटा हुआ, वहाँ 1100 का सिलेंडर। ये दोहरे मापदंड के। वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, वन नेशन वन व्यवस्था होनी चाहिए सारी, वन नेशन वन एजुकेशन। जहाँ राज्य सरकारें अलग अलग, जहाँ सोच अलग अलग, वहाँ की व्यवस्था भी अलग अलग होगी। वो शायद आपको एक मौका देता है लोकतंत्र कि भाई जहाँ की परिस्थितियाँ जैसी हैं वहाँ की पब्लिक उस हिसाब से चुना जाता है। लोकतंत्र की बात आपने कही, लोकतंत्र को पूरी तरह से कुचला जा रहा है पैरों के नीचे। लोकतंत्र को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। लोकतंत्र पे
जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर सरकार का पूरा प्रेशर है। अगर इस तरह से ना हो तो मैंने कितने नाम आपको गिनाए, आप ये बताइए सीबीआई, इनकम टैक्स, इनसे क्यों डराया जाता है? चुनाव के बाद भी तो ये सब हो सकता है। चुनाव आते हैं, मैं अपने भाई से केवल इतना पूछना चाहता हूं कि ये डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या समझते हैं? एक डेमोक्रेसी का मतलब होता क्या है वास्तविकता में? डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी व्यक्ति विशेष के लिए आपको आगे बढ़ाया जाए। आप सबको लेकर के एक जैसा व्यवहार करेंगे, सब एक जैसा व्यक्तित्व रखेंगे, हर एक धर्म समुदाय विशेष के लिए, हर सबके लिए एक ही जैसी सुविधाएं रहती हैं। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में जितने भी व्यक्ति रहते होंगे, मैं आपसे कुछ जो पार्टी विशेष की मानसिकता रखते होंगे उनको छोड़ करके, मैं किसी भी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूं, ना मैं किसी पार्टी विशेष को वो करता हूं। लेकिन हाँ, आज की तारीख में ये ज़रूर है कि जो सच है उसको सच्चाई के साथ आप आगे चलिए, और जो कोई व्यक्ति काम अच्छा कर रहा है तो उसको आप ज़रूर अप्रिशिएट करिए। भाई ने एजुकेशन की बात कही, उत्तर प्रदेश में एजुकेशन का स्तर क्या गिरा हुआ है? माननीय मुख्यमंत्री के आने के पश्चात से 60,000 वैकेंसीज उन्होंने कहा था भरनी है। 60,000 वैकेंसीज जो एक ग्रुप चल रहा है उत्तर प्रदेश में, अगर आपको ना मालूम हो, 60,000 शिक्षा मित्रों से लेकर के अदर सबकी वैकेंसीज में पूर्ति कराई गई है। बोल रहे हैं उतनी बातों संतुष्ट है सारी? हाँ, हम संतुष्ट हैं बिल्कुल। जैसे इन्होंने बोला कि वहाँ पे उत्तर प्रदेश में वो बिजली फ्री है, ये फ्री है, ये सब बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए फ्री है, आम आदमी के लिए फ्री नहीं है। तो ये जो है, जो दिल्ली में कर रखा है इन्होंने, दिल्ली में के लिए सबके लिए फ्री कर रखा है। तो ये टैक्स पेयर्स के ही तो पैसे से फ्री कर रहे हैं ना, तो ये किस हक से टैक्स पेयर्स के पैसे फ्री कर दे रहे हैं? तो इसका जवाब ये दे दें। पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। और माननीय योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यूपी जिस ओर पे विकास कर रहा है, वो एक अलग अनुभव हम लोग के लिए भी है। हम लोग यूपी से हैं और देखने में अच्छा लगता है कि अब हम लोग जिस जगह बढ़ते जा रहे हैं, जिस लेवल पे आप जो सुन रहे हैं वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा। जो बता रहे थे, सवाल सिर्फ इतना है, ईडी सीबीआई, क्या ये माना जाए कि 24 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है? विपक्ष के पास यही मुद्दा रहेगा, इसी की बात को लेकर आगे बढ़ेंगे कि ईडी सीबीआई असर डाल रही है, छापे मार रही है, हमें परेशान किया जा रहा है? परेशान किसी को नहीं किया जा रहा है। जो देखिए, सरकार अगर कुछ कर रही है तो उसमें सबका बेनिफिट है। अब परेशान करने वाली परेशान तो वो हो रहे हैं ना जिन्होंने कुछ गलत कर रखा है। जिन्होंने सही कर रखा है उनके लिए तो कोई नहीं। आप जाइए, वहाँ पे वेलकम है सबके लिए। क्या नाम है आपका? मनोज नाम है मेरा। मनोज, इधर आ जाते हैं थोड़ा सा। मनोज, तो जरा ये बताइए मनोज कि अभी की जो स्थिति है दिल्ली के अंदर की, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा परेशानियां किया जा रहा है, दिक्कत दी जा रही है। आपको लगता है कि इसका चुनावों पर असर पड़ने वाला है दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी और केजरीवाल एक ही है, दोनों एक ही लगते हैं। अच्छा, हाँ, केजरीवाल और मोदी दोनों एक ही है। शुरू से केजरीवाल भी रोते रहते हैं हाँ, कांग्रेस के लिए, और मोदी है वो भी रोते रहते हैं कांग्रेस को। तो ऑप्शन क्या बचा फिर लोगों के पास? कुछ नहीं, ऑप्शन तो कुछ भी नहीं है। आंख बंद करके वोट दे दो जिस मर्जी को, सब नोटा पे दे देंगे वो? और क्या, देना ही पड़ेगा लास्ट में। हमने लोकतंत्र कहाँ बचेगा फिर? 2014 में हमने मोदी से कांग्रेस से हार के मोदी को वोट दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट में, और 2014 के अंदर जब उसके बाद इलेक्शन हुए थे तो हमने अरविंद केजरीवाल को एक बनाया था कि ये शीला दीक्षित अच्छा काम करेंगे, पर दोनों ही सरकार विफल रही है, कुछ काम नहीं कर पाती दोनों। अच्छा, हाँ, दोनों ही बेकार लगी मेरे को। तो सर, क्या ये स्थिति आ गई है कि अब लोगों का विश्वास ही उठ गया है, कोई कुछ भी करे, किसी को वोट दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सियासत ही करते रहेंगे? सर, लोकतंत्र है, वोट का अधिकार होना है, वोट देना बहुत ज़रूरी है। ये किस तरह से, जैसे कोई भी पार्टी आती है, अब 2024 का चुनाव आने वाला है, तो इसमें हमारे जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने 9 साल जो काम किया है, बहुत अच्छा कार्य काम किया है। और मैं चाहूँगा कि वोट का अधिकार तो सभी को वोट तो ज़रूर देना चाहिए। और जो चुनाव अभी 22 तारीख को हमारा एक जो है अयोध्या का कार्यक्रम है, वहाँ का उनके बाद तो फिर उस चुनाव है 2024 में, तो फिर मार्च में चुनाव है। तो जो हमारी सरकार है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और माननीय मोदी जी आएंगे दोबारा से। चलिए देखते हैं, परिस्थितियां हैं, लोग सोचते क्या हैं, और शायद यही बात समझाने की होती है कि आखिर सियासत में जब कुछ बदलाव की बात आए, जब कुछ समझाने की बात आए, और जब ये कहने की बात आए कि चुनाव होने वाले हैं, अब हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो लोग अपनी बात को रखते हुए नजर आते हैं। तो दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से हालात देखें, कहीं और चलते हैं दिल्ली की गलियों में, समझ लेते हैं कि इस बार सियासत क्या कुछ कह रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की 7 सीटों पर जो पकड़ है
क्या वो सच में है या फिर बीजेपी अभी भी उसी वर्चस्व को बनाए हुए है? दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या सच में इस बार चुनाव मिलकर जब लड़ेंगी तो उसका असर पड़ेगा? शायद ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, ये समझना बेहद ज़रूरी है।